तो कल हमने स्टार्ट किया था ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन। हमने कल डिस्कस किया था चिंता की जो एंटायर डीएनए सेगमेंट होता है, पूरा डीएनए कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है। डीएनए का कुछ पार्ट होता है जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसका पार्ट होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। ध्यान रखना, ये आरएनए का पार्ट नहीं होता है, डीएनए का पार्ट होता है। फिर हमने बात की थी कि जो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है इसके 3 रीजन होते हैं। एक होता है प्रमोटर रीजन, एक होता है टर्मिनेटर, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चरल जीन। अब ये जो प्रमोटर वो रीजन होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। स्ट्रक्चरल जीन में क्या होता है? यहीं पर ही आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ट्रांसक्राइब होती है हमारी, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है वो इंफॉर्मेशन किसके अंदर चेंज हो जाती है? आरएनए की फॉर्म में। एंड टर्मिनेटर का काम होता है ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करवाना, कि अब आरएनए बन चुका है, अब उसको स्टॉप कर दीजिए। फिर हमने कल ये भी बात की, ये भी डिस्कस किया था कि डीएनए की दो स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन दोनों स्ट्रैंड कभी भी ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको पता है क्या क्या होगा, वो भी हमने कल डिस्कस किया था। अब जो स्ट्रैंड यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन करवाता है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, और जो स्ट्रैंड आपका ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। हमने ये भी कल डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे प्रमोटर और टर्मिनेटर हम यहाँ पे किसकी बेसिस पे डिसाइड करते हैं? हम यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड का कन्वेंशन यूज करते हैं। उसका कौन सा 5 प्राइम है, कौन सा 3 प्राइम है। तो 5 प्राइम पे हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के प्रमोटर प्रेजेंट होता है, एंड कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम पे हमारे पास टर्मिनेटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन हम कल कर चुके थे, हमने बाकी सिस्टोन भी किया था, और ये भी बात की थी कि एक चीज और दोबारा बता रही हूँ असीमता, प्लीज ध्यान से सुनना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जब हमने आपका डीएनए रेप्लिकेशन किया था, तो डीएनए रेप्लिकेशन में हमने कहा था जब हमारा डीएनए अनवाइंड होता है उसके लिए हेलिकेज है, आगे पॉलीमर्स बनाने के लिए डीएनए पॉलीमर है, उसके बाद अगर हमें डीएनए को जोड़ना है उसके लिए डीएनए लाइगेज है। वहां पे बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाना हो, उसको टर्मिनेट करवाना हो, उसकी इलोंगेशन करवानी हो, ये सारा काम ओनली सिंगल एंजाइम करता है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ही सारा काम करवाता है। और प्लीज नोट कर लीजिए इस आरएनए पॉलीमरेज को और क्या बोलते हैं? हम आरएनए पॉलीमरेज को बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए के टेम्पलेट के ऊपर डिपेंड है आरएनए की फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए नाम पड़ गया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज किसके ऊपर डिपेंड है? डीएनए के ऊपर डिपेंड है, डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर डिपेंड है। ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का जो हमारा टॉपिक है। मतलब तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे आरएनए के बारे में। इतना तो हमें समझ में आ गया है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की या इवन बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, तो सब में क्या होता है? 3 टाइप के आरएनए प्रेजेंट होते हैं। अब ये 3 टाइप के आरएनए कौन कौन से हैं? एक आता है एमआरएनए जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, फिर होता है टीआरएनए जिसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, और लास्ट में आता है आरआरएनए जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। अब ये तीनों टाइप के आरएनए प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होते हैं और तीनों टाइप के आरएनए यूकैरियोट में भी होते हैं। ठीक है, डिफरेंस आता है थोड़ा सा। डिफरेंस क्या आता है कि यहाँ पे जो 3 टाइप के आरएनए हैं कौन कौन से? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ये तीनों टाइप के आरएनए चाहिए हमें अगर हमें प्रोटीन को बनाना है। आरएनए क्यों बनाते हैं? प्रोटीन के लिए बनाते हैं ना। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रोटीन बनने की जितनी भी मशीनरी है वो सारी किसके अराउंड में रिवॉल्व करती है? आरएनए। तो आरएनए के पास ही पूरी मशीनरी होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस करती है। तो हमें तीनों टाइप के आरएनए चाहिए अगर हमें क्या चीज सिंथेसाइज करना है, अगर हमें प्रोटीन बनानी है तो। ऐसे नहीं कि ओनली बस एमआरएनए से ही काम चल जाएगा,
हमें tRNA भी चाहिए, हमें rRNA भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस ये आता है कि अगर बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट, जब प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये तीनों टाइप के आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए ओनली सिंगल पॉलीमरेज बनाता है और इसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज ही क्या करता है? तीनों टाइप के आरएनए को बनाता है, चाहे वो एम हो, चाहे वो टी हो या आर हो। बट यू में ऐसा नहीं होता है। वहां पे हमारे पास 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज आते हैं जो इनको ट्रांसक्राइब करते हैं, बट उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे पहले भी हम यहाँ पे प्रोकैरियोट के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। अब जो ये आरएनए है 3 टाइप के, इनका फंक्शन क्या है? जब हम आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए अभी मैं ये वाली स्लाइड यहाँ पे छोड़ रही हूँ कि हमारे पास इनका फंक्शन क्या होता है। ये सारे फंक्शन आपको बाद में समझ में आएंगे, लेकिन जस्ट ये लास्ट वाली लाइन नोट कर लो कि ये तीनों टाइप के आरएनए को बनाने वाला कौन है? देयर इज सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि आरएनए पॉलीमरेज को ही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, that catalyzes the transcription of all type of RNA in bacteria। तो प्लीज ध्यान रखना इसके बारे में कि बैक्टीरिया के केस में तीनों टाइप के आरएनए को एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ही बनाता है, और इस आरएनए पॉलीमरेज को हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। बैक्टीरिया में एक ही है। हाँ जी, बैक्टीरिया में बस एक ही है, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन आपका बैक्टीरिया के अंदर। तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कल बताया था कि अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया सेल की, बैक्टीरिया मतलब प्लीज ध्यान रखना प्रोकैरियोट की, जिसको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप सबको पता होना चाहिए प्रोकैरियोट कौन होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर क्या नहीं होता है? ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है? जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और जो उनका डीएनए होता है वो नेकेड होता है साइटोप्लाज्म में। तो ये हमारे पास जो डायग्राम है ना, ये बैक्टीरिया सेल ही है, या आप प्रोकैरियोटिक सेल कुछ भी कह सकते हो। तो ये देखिए, ये बैक्टीरिया का डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देखिए जो ये डीएनए है ये कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के अंदर। और डीएनए जो है वो यहाँ पे एमआरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। और कहाँ कर रहा है? लोकेशन देखिए कहाँ पे हो रही है? साइटोप्लाज्म में। बाद में ये एमआरएनए यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन्स बना रहा है, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो जो ये बैक्टीरिया होते हैं और जो प्रोकैरियोट होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन हो या ट्रांसलेशन हो, दोनों ही कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो अभी हम इसी को ही डील करने वाले हैं यहाँ पे, जस्ट ओनली बैक्टीरिया वाला। तो यहाँ पे क्या लिखा है? बैक्टीरियल सेल। इन अ बैक्टीरियल सेल जिसके पास क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता है। तो mRNA प्रोड्यूस हुआ है बाय द ट्रांसक्रिप्शन इज इमीडिएटली ट्रांसलेटेड विदाउट एडिशनल प्रोसेसिंग। इसका मीनिंग क्या होता है? जब आप यूकैरियोट पढ़ोगे ना, वहां पे हम प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, तब आपको समझ आएगा कि यहाँ पर बस mRNA बन गया और एकदम यहाँ पे प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब करते हैं क्या? हाँ जी, और उसके बाद प्रोटीन उसके बाद डायरेक्टली बन जाती है। यहाँ पे मतलब हमें इसे मारने के अंदर यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती है, बिना प्रोसेसिंग के ही यहाँ पे प्रोटीन्स बन जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि काफी ज्यादा सिंपल होते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की कौन कौन सी स्टेज है। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्टेज आती है? सबसे पहला है इनिशिएशन, फर्स्ट स्टेप, देन है इलोंगेशन, सेकंड स्टेप, एंड थर्ड है टर्मिनेशन। ठीक है, अब ध्यान रखना, अभी जो हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करने वाले हैं ना, वो जर्नल है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या हमारे पास यूकैरियोट हो, मतलब प्रो हो या फिर यू हो। अभी हम एक जनरल मैकेनिज्म देख रहे हैं, लेकिन जो मैकेनिज्म हम देख रहे हैं वो मतलब दोनों में होता है। ऐसे सबसे पहले आप ये वाला डायग्राम देखो, एनसीईआरटी वाला डायग्राम मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो जैसे भी हमने कहा यहाँ पे कि जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन के टोटल कितने स्टेज आते हैं? 3 आते हैं। सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप है इलोंगेशन, एंड लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन।
अब यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे पहला डायग्राम आपको ये वाला देखना है जहां पे मैंने 1 लिखा है। यहाँ पे आपको ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट नजर आ रही है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट थे। एक तो था प्रमोटर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे टर्मिनेटर होगा लिखा नहीं है, लेकिन आप अज्यूम कर लो कि यहाँ पे हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे टर्मिनेटर है और बीच में क्या होता है, बीच में होता है स्ट्रक्चरल जीन। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है, इनिशिएशन। इनिशिएशन कौन करवाता है, तो इनिशिएशन करवाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का प्रमोटर रीजन। और आप देख पा रहे हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये नजर आ रहे हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो प्लीज इसको समझने की कोशिश करना कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमारे पास डीएनए का पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक हिस्सा 5 प्राइम से 3 प्राइम मूव कर रहा है, दूसरा यहाँ पे इसकी पोलैरिटी देख सकते हो, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। हाँ जी, तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला ये जो प्रमोटर रीजन है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइट किया गया है, लाइट लाइट करके दिखाया इन्होंने। तो यहाँ पर इस प्रमोटर रीजन पर सबसे पहले ये क्या है, प्रमोटर रीजन क्या स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो बबल नजर आ रहा है, तो ये बबल आरएनए पॉलीमरेज है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज आया और आरएनए पॉलीमरेज इस प्रमोटर रीजन पर आकर क्या हो गया, बाइंड हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद उसने क्या काम किया, ये देखिए वाला सेकंड स्टेप, ये दिख रहा है आपको, उसने इसको क्या कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन कर दिया। अनबाइंडिंग नजर आ रही है, यहाँ पे इसको सेपरेट कर दिया, जो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, बिल्कुल। तो यहाँ पे अनबाउंड कर दिया डीएनए को। अनबाउंड का मतलब है कि इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हम डीएनए का सबसे पहले कर चुके हैं, तो उसने क्या, आरएनए पॉलीमरेज ने क्या काम किया, उसका ब्रेकडाउन कर दिया और यहाँ पे इसको अनबाइंड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए इनिशिएशन में क्या आता है, सबसे पहला स्टेप क्या है, आफ्टर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रमोटर द डीएनए स्ट्रैंड अनबाइंड, वो क्या हो गए, अनबाइंड मतलब ओपन, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड पॉलीमरेज इनिशिएट आरएनए सिंथेसिस एट द स्टार्ट पॉइंट। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट में थोड़ा सा नजर आ रहा है, तो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट लिखा है, यहाँ पे क्या हुआ है, आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन से वाले स्ट्रैंड पे हुई है, टेम्पलेट स्ट्रैंड पर हुई है। अब प्लीज यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ये प्रमोटर है, ये 5 प्राइम है और ये इसका 3 प्राइम है। तो अब आप मुझे खुद ही बताइए इसका कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है, ये ऊपर वाला है या नीचे वाला है, 1 वाला है 2 वाला है, कौन सा कोडिंग है, कौन सा टेम्पलेट है? असीमता बताइए, ये तो कल किया था हमने। बताइए असीमता, असीमता प्लीज माइक ऑन करके आप आंसर कीजिए, मैसेज टाइप करने में बहुत टाइम वेस्ट हुआ, जल्दी से आंसर कीजिए, मुझे आज कंप्लीट करवाना है ट्रांसक्रिप्शन यू कैरॉट के अंदर भी, अगर हो सका तो बोलिए। असीमता, ये प्रमोटर रीजन है। कल हमने बात की थी कि प्रमोटर कहाँ पे होता है, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम पर होता है। तो ये 5 प्राइम यहाँ पर है, इट मींस ये ऊपर वाला ये कोडिंग स्ट्रैंड है और नीचे वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये कहा था हमने, प्रमोटर टर्मिनेटर कौन डिसाइड करता है, कोडिंग स्ट्रैंड डिसाइड करता है। प्रमोटर हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम पर होगा, तो यहाँ पे 5 भी, यहाँ पे 3 भी है। ऐसे तो हमें देखने से कैसे पता चलेगा कौन सा कोडिंग है, कौन सा टेम्पलेट है? तो इसके बाद देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाला कोडिंग था, नीचे वाला टेम्पलेट था। नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि जहां पर प्रमोटर होगा उसका जो, जहां पर जो 5 प्राइम होगा वो उसका कोडिंग स्टैंड होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी हो सकता है, अगर प्रमोटर मान लेते हैं यहाँ पे होता तो कोडिंग फर्स्ट वाला कोडिंग होता, हाँ, तो ये वाला कोडिंग होता नीचे वाला और ऊपर वाला टेम्पलेट होता। असीमता समझ आ रहा है आपको?
और एक तो आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो रहा है। तो ऊपर वाला क्या है, आवाज नहीं आ रही है सिंपल, चलो कोई बात नहीं सिंपल, मैं आगे करवा रही हूँ, मैंने पूछ लिया जो मैंने आपसे पूछना था। अब इसके बाद प्लीज मुझे आंसर देना। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला क्या था, कोडिंग स्टैंड था, और नीचे वाला था टेम्पलेट स्टैंड। अब कोडिंग वाले को ही नॉन टेम्पलेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, थोड़ा सा को आरएनए बनना शुरू हो गया। अब प्लीज इसको देखने की कोशिश भी कीजिए, देखो ये नीचे वाला ऊपर वाले पे नहीं बन रहा है, जो हमारा ये 3 प्राइम वाला है इस पे बन रहा है। और कल हमने बात की थी कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है वो किस डायरेक्शन में होता है, वो होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। डी रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन, जो मर्जी हो। तो यहाँ पे देखिए ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है। तो हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहां से कहां की तरफ बनेगा, 5 to 3 बनेगा। अब यहाँ पे देखिए आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बन चुका है, और कहां पे बना है, टेम्पलेट स्टैंड पे बना है, नॉन टेम्पलेट पे नहीं बना है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होती है इलोंगेशन, कि जो हमारे आरएनए पॉलीमरेज से, देखो अभी आपका यहाँ से देखिए 3 प्राइम में आगे देखो इसका ये मूव करता जाएगा आगे की तरफ। क्यों मूव करेगा, ताकि वो यहाँ पे डीएनए को अनबाउंड कर सके और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो सके। अब यहाँ पे यही वाला डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो आप, ये थोड़ा सा यहाँ पे कट हो गया। तो सेकेंड स्टेप आता है इनिशिएशन के बाद इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या हो रहा है, आरएनए कंप्लीट बन रहा है यहाँ पे। तो इलोंगेशन में देखिए क्या हो रहा है, पॉलीमरेज कैसे मूव कर रहा है, डाउन स्ट्रीम मूव कर रहा है। कल भी हमने बात की थी कि जो कोडिंग स्ट्रैंड का ये 5 प्राइम वाला एंड होता है, इसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, याद आ रहा है। और जो 3 प्राइम होगा इसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो हमारा ये जो आरएनए है ये आपका अपस्ट्रीम से ऐसे जा रहा है, डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रहा है। तो इलोंगेशन में क्या हो रहा है, पॉलीमरेज मूव डाउन स्ट्रीम, ये दिख रहा है आपको, ये पॉलीमरेज अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रहा है। तो और वो जैसे से आगे की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारा ये रेड कलर वाला आरएनए बनना शुरू हो गया है। और ये कब तक जाता रहेगा, जब तक यहाँ पर कौन नहीं आ जाता है, हमारे पास टर्मिनेटर नहीं आ जाता है। अब लास्ट स्टेप मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आपका टर्मिनेटर था। तो जैसे ही टर्मिनेटर पर आरएनए पॉलीमरेज पहुंचता है, देखो वो यहाँ से बाहर निकल गया। तो इलांगेशन में क्या हुआ है, पॉलीमरेज मूव्स डाउनस्ट्रीम, ये नीचे की तरफ जा रहा है, अनवाइंडिंग द डीएनए, देखो डीएनए अनवाइंड हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, पहले यहाँ पे अनवाइंड हुआ था, अभी अनवाइंड हो रहा है। और इन्होंने एरो भी दिया है कि इस तरीके से मूवमेंट हो रही है। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 है, ये 5 से ऐसे बन रहा है 3 प्राइम की तरफ, समझ आ रहा है। अनवाइंडिंग द डीएनए, elongating the RNA transcript, कहां से कहां की तरफ, 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन। इन द वेक ऑफ ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए स्ट्रैंड रीफॉर्म अ डबल हेलिक्स। अब देखो जहां जहां पे बन गया वो वाला देखो आपका दोबारा रीबाउंड हो गया। इस पार्ट में हमने ट्रांसक्रिप्शन कर लिया, अब ये दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, क्योंकि आपको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज जब तक वहां पे रहेगा तब तक इसको अनवाइंड करेगा, बाद में वो दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या है कि जैसे ही हमारा आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर पर पहुंचता है, वहां से वो रिलीज हो जाता है, और जैसे रिलीज होता है हमारा आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बाहर रिलीज हो जाता है। इवेंचुअली RNA transcript is released and the polymerase detached from the DNA. The direction तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है ट्रांसक्रिप्शन की, दो चीजें ध्यान में रखनी है आपको, एक तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, और दूसरा अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। समझ आ गया। तो ये था हमारे पास एक जनरल मैकेनिज्म किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। हमारे पास इसे जो आप ये वाला डायग्राम देख रहे हो ना, ये बैक्टीरिया के अंदर एज इट इज होती है, लेकिन जो यूकैरियोट है वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आती है चीजें, लेकिन यहाँ तक उनमें भी सेम रहता है।
इसके बाद थोड़ा सा एक स्टेप आता है। समझ आया सीन था आपको? आपको समझ आया ना? Yes. नहीं, डायग्राम में सब कुछ बता रहे हैं, काफी इजी डायग्राम है। अब एनसीईआरटी के अंदर ये वाला डायग्राम बना हुआ है, ये हमने कल भी किया था। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप में होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन के लिए कौन होता है? प्रमोटर रीजन होता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो कल मैंने आपको बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज जब इस प्रमोटर रीजन पर बाइंड होता है तो इनिशिएट करवाने के लिए उसको क्या चाहिए होता है? सिग्मा फैक्टर चाहिए होता है। तो सिग्मा फैक्टर आता है, अब यहाँ पे अनवाइंड करता है, और अनवाइंड करने के बाद क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर दिया। इसके बाद देखिए इलोंगेशन हो रही है, यहाँ पे ये जो ये वाला है ना, ये ऑरेंज कलर, ये आरएनए पॉलीमरेज दिखाया, और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ये वाला, ये इसको प्लीज देखने की समझना है इसको, 5 प्राइम, तो ये वाला इसका कोडिंग स्ट्रैंड है, और ये जो रेड कलर दिखा है ना, ये रेड वाला टेम्पलेट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई इस रेड वाले पे बन रहा है आरएनए, ब्लू वाले पे नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे इलोंगेशन हो रही है, और जब टर्मिनेटर पर पहुंच गया तो टर्मिनेशन के लिए होता है रो फैक्टर। तो प्लीज इसको भी ध्यान रखना, जो उस डायग्राम में नहीं था, कि इनिशिएट करवाने के लिए हमें सिग्मा फैक्टर चाहिए होता है, और टर्मिनेशन के लिए हमें रो फैक्टर चाहिए होता है। और इस तरीके से क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन जो है इक्वलाइन में कंप्लीट हो जाती है। तो बस इतना सा था हमारे पास। अब यहाँ पे जो यहाँ पे ये वाला आरएनए बना है, ये वाला आरएनए है एमआरएनए, लेकिन सेम इसी तरीके से आरआरएनए भी बनता है और एमआरएनए भी बनता है। तो यहाँ पे प्लीज थ्योरी आप देख लेना से, यहाँ पे सारी जनरल बातें लिखी है। एक बार एक काम करते हैं, पढ़ लेते हैं इसको, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आया तो उसको डील कर लेंगे, ऐसे तो इजी ही है। एक चीज आपको और बताती हूँ, पर ऐसे हमने डायग्राम में देख ही लिया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और ट्रांसलेशन भी, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस भी कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये देखो, ये जो आरएनए बनने वाला प्रोसीजर है ये हम कर चुके हैं। अब इस आरएनए से ही क्या बनती है? प्रोटीन बनती है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये दोनों कहाँ पे हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म में ही हो रहे हैं। अब जब एमआरएनए बन गया ना, जो हमने देखा था, बस एज इट इज इसका यूज कर लेते हैं, यहाँ पे कोई इसके बाद कोई प्रोसेसिंग नहीं होती यहाँ पे। तो एक बार पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी की लाइंस क्या लिखा है। सबसे पहले क्या है? इनिशिएशन। सबसे पहले एंजाइम जो आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करता है कहाँ पे? प्रमोटर साइट ऑफ द डीएनए, और वो क्या करता है? लोकल अनवाइंडिंग। तो प्लीज ध्यान रखना, लोकल अनवाइंडिंग कहाँ है, मतलब जहां पर आरएनए पॉलीमरेज रहेगा वहीं पर ही अनवाइंडिंग होगी। ऐसे नहीं होगा कि पूरा स्ट्रैंड इसने एकदम अनवाइंड कर दिया। तो प्लीज इस पे फोकस करना, लोकल अनवाइंडिंग होती है डीएनए डबल हेलिक्स। एक इनिशिएशन फैक्टर है, क्या नाम है? सिग्मा फैक्टर। कहाँ प्रेजेंट होता है? आरएनए पॉलीमरेज में, जो इनिशिएट करवाता है आरएनए की सिंथेसिस को। अब सेकंड स्टेप पे आता है इलोंगेशन। आरएनए की चेन बनती है किस डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इसको देख लें, यहाँ पे ऐसे बताने की जरूरत तो नहीं है, अब आपको समझ में आ ही गया है कि आरएनए बनता किससे? आरएनए न्यूक्लियोटाइड से। तो आरएनए पॉलीमरेज वहां पे आ तो रहा है, बट वो किसको ऐड कर रहा है? वहां पे न्यूक्लियोटाइड को ही तो ऐड कर रहा है। लेकिन प्लीज हम इसको रेप्लिकेशन में भी कर चुके थे, यहाँ पर भी कर रहे हैं। इस चीज का प्लीज ध्यान रखना कि यहाँ पर मोनोफॉस्फेट नहीं ऐड होगा, यहाँ पर ट्राया फॉस्फेट ऐड होगा। इसीलिए हमने बात की थी कि यहाँ पे ये जो ये डीएनटीपी तो नहीं आएगा सर, यहाँ पे जो हमारे पास ये आरटीपी है, डीएनटीपी तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट हो गया, राइबोन्यूक्लियोटाइड आरएनडीपी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, चलो इसको कट कर दो, मुझे वो याद नहीं आ रहा। मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं? यही होते हैं ना, एटीपी, जीटीपी, यूटीपी, सीटीपी। तो यहाँ पर ये टी ट्राइफॉस्फेट होगा, मतलब एएमपी नहीं यूज होगा, या जीएमपी यूज नहीं होगा, या यूएमपी यूज नहीं होगा। एम का मतलब क्या है? एएमपी का मतलब क्या है? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। जीएमपी का मतलब है ग्वाइनोसाइन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट यूज होने वाला है हर जगह। तो इस प्रोसेस में कि इलोंगेशन में क्या हो रहा है कि जो एक्टिवेटेड, अच्छा लिखा तो है यहाँ पे,
राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्रायाफॉस्फेट है। कौन कौन से है यहाँ पे? राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्रायाफॉस्फेट, एटीपी, जीटीपी, यूटीपी, सीटीपी। अब प्लीज देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर कहीं पर भी हमारे पास टीटीपी नहीं है। टीटीपी मतलब हाँ थाइमिन नहीं है। तो एडिनोसाइन भी है, ग्वाइनोसाइन भी है, यूरासिल भी है और साइटोसिन भी है, बट थाइमिन नहीं है। तो ये सारे क्या होते हैं? ऐड होते हैं। और किस बेस पे ऐड होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री टू द बेस सीक्वेंस इन द डीएनए टेम्पलेट। ये तो हमने कल वाली क्लास में भी किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में ही यहाँ पे आरएनए बनता है, जो भी डीएनए पे इंफॉर्मेशन है, बस एक्सेप्ट जहां पर टी होगा वहां उसकी जहां पर ए होगा, टी की जगह यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे प्लीज इस पॉइंट को नोट कर लो, ये हमने वहां पे कवर नहीं किया। लास्ट बात है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन फैक्टर कौन है? रो फैक्टर। ये बाइंड हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज पे एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। अब ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अभी समझ आ जाए, अगर अभी समझ नहीं आई तो ट्रांसक्रिप्शन जब यूकैरियोट के अंदर करेंगे तब समझ में आ जाएगी। तो ये क्या बोल रहा है कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट, ये जो ट्रांसक्रिप्शन है और जो ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड। ट्रांसलेशन कैन बिगिन बिफोर mRNA is fully transcribed because mRNA require no processing to become active। इस लाइन का मतलब समझ आया? आगे समझ में? चलो फिर तो अच्छी बात है, बट फिर भी एक बार मैं डायग्राम से बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब ये आरएनए बन रहा था, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में ये इसका 5 प्राइम है, इसका 3 प्राइम है। अब मान के चलते कि सबसे पहले जस्ट ओनली इतना सा पोर्शन बना है। तो जब इतना सा पोर्शन बना है ना, हाँ जी सॉरी, मान लीजिए इतना सा पोर्शन बना है, तो जब ये वाला पोर्शन बना है ना, तो ये पोर्शन साथ में यहाँ पे देखिए प्रोटीन बनाना भी शुरू कर देता है साथ ही साथ में। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन भी अभी हो ही रही है, वो आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो गई है, प्रोटीन सिंथेसिस भी स्टार्ट हो गई है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ पे जो एमआरएनए बनता है ना, इसको कोई एडिशन, इसको प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे कुछ होना ही नहीं है बाद में। तो जितना बन गया उसके साथ साथ में यहाँ पे क्या कर लो, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर लो। समझ आ रहा है आपको? ये सेम वो काम है कि ऐसे एनालॉजी लेनी चाहिए, लेकिन आप समझ सकते हो कि कई बार क्या होता है कि एक बार पूरा खाना बन जाता है, उसके बाद हम उसको खाते हैं, और एक होता है कि खाना बन भी रहा है और साथ साथ में हम उसको ले भी रहे हैं। यहाँ पर भी वही चीज हो रही है कि एमआरएनए अभी आधा ही बना, इसके साथ साथ ही हम उसकी प्रोटीन बनाना शुरू कर रहे हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट टाइम वही बोल रहा है कि जो हमारा बैक्टीरिया है वहां पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होती है? कपल्ड होती है, मतलब ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है, कैन बिगिन बिफोर एमआरएनए इज फुली ट्रांसक्राइब्ड। वो भी पूरा बना भी नहीं है, और उससे पहले हमने प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट भी कर दी। अब रीजन क्या है? क्योंकि एमआरएनए को कोई भी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहाँ पे होती है? सेम कंपार्टमेंट में, और उस कंपार्टमेंट का नाम क्या है? साइटोसोल, साइटोप्लाज्म। नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड द न्यूक्लियस। तो जहां पर ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन भी वहीं पे होती है, आप देख सकते हो साइटोप्लाज्म में हो रही है। तो ये था हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। अब बात करते हैं यूकैरियोट की। तो यूकैरियोट में जो यहाँ तक हमने स्टेप पढ़ा ना, इनिशिएशन हो रही है, इलोंगेशन हो रही है, टर्मिनेशन हो रहा है, यहाँ तक सारा स्टेप सेम रहने वाला है, पर थोड़ा सा वहां पे कुछ चीजें ऐड हो जाती है। क्या क्या ऐड होती है उसको समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये डायग्राम देख लेते हैं। अब हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं यूकैरियोट के अंदर। तो यूकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, पहले यूकैरियोटिक सेल को देख लेते हैं। तो हम सबको पता है कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास क्या होता है? प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। ये देख रहे हो, ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही कौन प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन प्रोकैरियोट में डीएनए कहाँ पे था? इन द साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे देखिए, जो ये डीएनए है, डीएनए से आरएनए का बनना, ये आरएनए है, ये कहाँ पे हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है।
तो अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो वहां पर ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट की, तो वहां ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रही थी, इन द साइटोप्लाज्म। अब इसके बाद जब ये न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए बन जाता है ना, उसके बाद आपको पता है इसके पास पोर होते हैं, न्यूक्लियर पोर। तो ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्या होता है, ये एमआरएनए बाहर आ जाता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में आने के बाद यहाँ पे होता है ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन बनना शुरू होती है। तो यूकैरियोट के अंदर जो है प्रोटीन हमारे पास साइटोप्लाज्म में बनती है, लेकिन एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनता है। अभी हमने जैसे बात की कि जो हमारा प्रोकैरियोट है, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है, कपल्ड होता है। मतलब अभी आरएनए बना भी नहीं है, उससे पहले ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता, पूरा एमआरएनए बनता है, उसके बाद वो मूव करता है यहाँ पे न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में आता है। इसके बाद यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट के, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हैं। जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, डीएनए से आरएनए बनता है, तो यहाँ पे एकदम ना मैच्योर आरएनए नहीं बनता, सबसे पहले बनता है प्री एमआरएनए। यहाँ पे लिखा है ना, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो सबसे पहले क्या बनता है, ये समझ लो कि ये इमेच्योर है, मैच्योर आरएनए नहीं है, इसको बोलते हैं प्री एमआरएनए। और इसी को बोलते हैं हम कई बार एचएनआरएनए, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। इस प्री एमआरएनए के अंदर प्रोसेसिंग होती है, जिसको आरएनए प्रोसेसिंग बोलते हैं, इसको स्प्लिसिंग भी बोलते हैं, और उसके बाद वो एमआरएनए बनाता है। लेकिन अभी अभी हमने बैक्टीरिया के अंदर मैकेनिज्म किया, वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, बस डायरेक्ट इस डीएनए से एमआरएनए बनता है। ये बीच वाला प्रोसेसिंग का कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो अभी हम इसको ही यहाँ पे डील करने वाले हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो अगेन यहाँ पर भी पहले सारी बातें समझ लो, यहाँ इतना मैकेनिज्म दोनों में सेम है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। बस यहाँ पर जो बना है अभी, ये कौन बना है, ये बना है प्री एमआरएनए, किसमें, इन केस ऑफ यूकैरियोट। तो यूकैरियोट के अंदर ये वाला डायग्राम है। एक मिनट, एक चीज मुझे आपको और बतानी है, उसके बाद हम इसकी तरफ जाएंगे। यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें देखिए, इतना तो आपको समझ में आ गया है कि इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन क्या रहने वाला है, दोनों में सेम रहने वाला है। इसके बाद अभी भी हमने बात की थी कि 3 टाइप के आरएनए होते हैं। कौन कौन से थे 3 टाइप के आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, mRNA, tRNA. टीआरएनए। पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तीनों टाइप के आरएनए बैक्टीरिया के अंदर कौन बना रहा है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। किसमें, इन केस ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन यूकैरियोट, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई है। अब यहाँ पे क्या होता है, इन यूकैरियोट में हमारे पास 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज आते हैं। आरएनए पॉलीमरेज का नाम है, एक है आरएनए पॉलीमरेज 1, सेकेंड आरएनए पॉलीमरेज 2, एंड थर्ड आता है आरएनए पॉलीमरेज 3। अब क्या हो रहा है हमारे पास कि यहाँ पे जो यूकैरियोट है, वहां पे 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज है, लेकिन बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे एक ही टाइप का था। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है, वो आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है, आरआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए बनाता है, एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए बनाता है। लेकिन बैक्टीरिया में तीनों टाइप के आरएनए को एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज बना रखा, और इस पे हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।
अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आरएनए पॉलीमरेज ओनली आरआरएनए बना रहा है। अब यहाँ पे भी आप ना बहुत सारे टाइप्स देखोगे अभी जो मैं आपको करवाऊंगी। तो अभी जस्ट ओनली हमें ये 3 याद रखने हैं। मतलब मैंने इसको ऐसे याद रखा था, तो आरएनए मतलब आरएनए के टाइप्स को हमेशा मुझे याद रहते थे कि आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। तो मैंने इसको ना राम से याद किया था कि आर पहले आता है, एम बाद में आता है। तो इस आर को बनाने वाला 1 है, एम को बनाने वाला 2 है। बचा एक ही टी, तो जो टी बच गया उसको 3 बना रहा है। बाकी आप देख लो, इस तरीके से करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो अपनी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे आरआरएनए को बनाने वाला 1 है, एमआरएनए को बनाने वाला 2 है एंड टीआरएनए को बनाने वाला 3 है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोसेसिंग होती है उसको तो हम डायग्राम की हेल्प से देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये वाली स्लाइड थी ना, यहाँ पे पहले भी थी कि शायद थी, हाँ यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो जो यूकैरियोट है वहां पे 2 एडिशनल चीजें आती हैं। पहली एडिशनल चीज तो यही वाली है कि उसके पास क्या है, 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, आरआरएनए, यहाँ पे एमआरएनए और यहाँ पे टीआरएनए। लेकिन आरआरएनए क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। और जब भी हम राइबोसोमल आरएनए की बात करते हैं, मेन हम 2 तरीके के राइबोसोम पढ़ते हैं, एक होते हैं 70S और एक होते हैं 80S होते हैं। अब यहाँ पे जो आरआरएनए है उसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 28S आरआरएनए, 18S आरआरएनए एंड 5S आरआरएनए। अब यहाँ पे एक आती है एक्सेप्शन, और हर साल एक्सेप्शन के ही क्वेश्चन आते हैं। हमारे पास जितने भी आरआरएनए हैं, चाहे वो 28 हो, 18 हो, 5.8 हो, इसके अलावा और भी होते हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो सारे आरएनए पॉलीमरेज 1 ही बनाता है एक्सेप्ट 5S आरआरएनए। यहाँ पे देखिए ये वाला, इसको नोट कर लीजिए, इसको स्टार्ट 10 ही कर दो आप। 5S आरआरएनए सिंगल ऐसा आरआरएनए है जिसका ट्रांसक्रिप्शन 1 नहीं करता लेकिन 3 करता है। और आपको पता है यूनिक चीजों पे क्वेश्चन आते हैं, इन पे आने के ऐसी बातें इन पे भी आ सकते हैं लेकिन एक्सेप्शन पे ज्यादा आते हैं। तो 5S आरआरएनए है तो आरआरएनए, बट उसका ट्रांसक्रिप्शन 1 नहीं करवाता, उसका ट्रांसक्रिप्शन कौन करवाता है, 3rd करवाता है। टी का तो करवा ही रहा है, बट साथ में 5S आरआरएनए का भी करवा रहा है। ऐसा समझ आता है ना, क्या है स्वेडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, आपने राइबोसोम में पढ़ा होगा। राइबोसोम में 2 डोम होते हैं, दोनों में से हर एक ऐसे बनते हैं। हाँ जी, हमारे पास उसके अंदर यूनिट होती है ना, लार्ज सब यूनिट है, हमारे पास स्मॉल सब यूनिट। तो यहाँ पे देखिए कि आरएनए पॉलीमरेज 1, अब प्लीज इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है, वो 5.8 S 1 बना रहा है लेकिन ओनली खाली 5 बना रहा है, 3 बना रहा है। समझ आया आपको असीमता? यस मैम। इसके अलावा ये जो 3rd है, देखो टीआरएनए तो बना ही रहा था, लेकिन साथ में ये एसएनआरएनए भी बनाता है। एसएनआरएनए होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, और जो ये 2 है, 2 बनाता है एम। ये ऐसे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जो एमआरएनए होता है ना, एमआरएनए से पहले जो बनता है उसको बोलते हैं एचएनआरएनए, जो भी मैंने आपको बताया भी था। एचएनआरएनए होता है हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, तो इसी से ही एमआरएनए बनता है। तो अगर हमारे पास एचएनआरएनए से एमआरएनए बन रहा है और एमआरएनए बनाने वाला 2 है, तो 2 ही बनाएगा ना इसको भी। समझ आया कि नहीं आया? तो पहला एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी तो ये वाली है। अब दूसरी क्या है, ये वाली है, जिसको अभी हम यहाँ पे डायग्राम से डील करेंगे। ये सारी थ्योरी पढ़ेंगे बाद में, यहाँ पे सब कुछ वही लिखा हुआ है जो भी मैंने आपको भी बताया। बट उससे पहले हम सबसे पहले यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, बाकी डायग्राम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, साफ साफ आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये आरएनए पॉलीमरेज है बीच में, और यहाँ पे ये जो स्टैंड आपको नजर आ रहा है ये कौन है, ये है, ये हमारे पास है आरएनए। लेकिन अब यहाँ पर ये जो आरएनए बना है ना, ये वाला आरएनए बना, इस आरएनए को बोलते हैं, यहाँ पे लिख लूं, एचएनआरएनए, और इसको हम बोलते हैं हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, या बोलते हैं हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। अब होता क्या है कि ये जो हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए होता है,
इसके पास अभी जस्ट आप यहाँ पे कलर देखिए, आपको कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे, ये येलो कलर और ये ऑरेंज कलर, इस तरीके से बीच में यहाँ पे कलर डिफरेंसेस दिखाए गए हैं। तो ये जो हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए होता है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए होता है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ये एमआरएनए का स्ट्रैंड बना है, इसमें बीच बीच में क्या होते हैं, एक तो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं और एक होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस। अब मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कोडिंग सीक्वेंस किसका पार्ट है, आरएनए का, बट कोडिंग स्ट्रैंड किसका पार्ट है, डीएनए का। तो सीक्वेंस और स्ट्रैंड में फर्क है। तो यहाँ पर ये जो आप ये जो रेड कलर वाला देख पा रहे हो, ये है एक्सोन, और ये जो बीच में ऑरेंज कलर वाला देख पा रहे हो, ये है इंटरॉन है। अब जो प्रोटीन बननी होती है, तो प्रोटीन की सारी इंफॉर्मेशन इस एक्सोन के पास होती है। ये जो इंटरॉन होता है ना, इंटरॉन को बोलते हैं इंटरवेनिंग सीक्वेंस। मतलब इंटरॉन आरएनए का वो पार्ट होता है जो किसी प्रोटीन को कोड नहीं करता है। ये समझ लो कि ये बेकार के, हमें इनको बस रिमूव करना है। अगर इंटरॉन बीच में होंगे तो यहाँ पे प्रोटीन नहीं बन सकती है। और एक्सोन ही क्या होते हैं, एक्सोन ही होते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस, जो क्या करेंगे, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। तो यूकैरियोट के अंदर जब ये आरएनए बनता है ना, तो इसके पास एक्सोन भी होता है और इंटरॉन भी होता है। दोनों क्या है, सीक्वेंस ही है, लेकिन एक एक्सप्रेस सीक्वेंस है, दूसरे क्या इंटरवेनिंग। मतलब यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हमें इस इंटरॉन को रिमूव करना है। तो इंटरॉन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आरएनए को कट करते हैं। कट ही करना है ना हमें आरएनए को। इस इंटरॉन किसका पार्ट है, आरएनए का ही तो पार्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे दो तरह के सीक्वेंस है। तो इंटरॉन को रिमूव करने के लिए हमें कोई ना कोई मशीन चाहिए, उसको हम बोलते हैं स्प्लियोसोम। स्प्लियोसोम स्पेलिंग देख लेते हैं, बट स्प्लियोसोम्स बोलते हैं। तो ये स्प्लियोसोम जैसे आपकी नजर आ रही है, ये रिंग्स नजर आ रही है आपको, तो इसको बोलते हैं आरएनए स्प्लिंसिंग। स्प्लिंसिंग क्या होता है, कट करना। आरएनए को कट करना है, बट कौन से वाले पोर्शन को कट करना है, इंटरॉन को कट करना है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती प्रोटीन सिंथेसिस की। तो ये जो गोले गोले से नजर आ रहे हैं, दे आर स्प्लियोसोम्स। स्प्लियोसोम्स आते हैं और यहाँ पे देख रहे हो, ये इस इंटरॉन पे आकर अटैच हो गए और इनको यहाँ से निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और बाद में सारे एक्सोन जुड़ गए और ये बन गया हमारे पास मैच्योर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ पे ये जो एचएनआरएनए बना था, इसको बनाने वाला भी आरएनए पॉलीमरेज 2 है, और इसको भी बनाने वाला 2 ही है। समझ आया आपको? अब एक चीज तो यहाँ पे ये होती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आरएनए की प्रोसेसिंग हो रही है, स्प्लिंसिंग हो रही है, लेकिन जो हमने आपका प्रोकैरियोट के अंदर किया था, वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहां पे एक्सोन इंट्रॉन नहीं होते हैं, बस सीधा इंट्रॉन नहीं होते, इंटरवेनिंग सीक्वेंस नहीं होते। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जब हमारा आरएनए बनता है, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होता है कैपिंग और एक होता है टेलिंग। जो यहाँ पे एचएनआरएनए बना है, इसका जो 5 प्राइम होता है ना, 5 प्राइम, वहां पे कैपिंग होती है, हम उसको कैप पहना देते हैं। कैप किसकी बनाते हैं, एमजीपीपी। एमजीपीपी क्या होता है, मिथाइलेटेड ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो हमारे पास आरएनए का 5 प्राइम एंड होता है ना, वहां पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्या ऐड कर देते हैं, मिथाइलेटेड ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसका जो 3 प्राइम होता है, वहां पे हम करते हैं टेलिंग। तो टेलिंग किसके करते हैं, हम बहुत सारे यहाँ पे एडेनाइन ग्रुप को ऐड कर देते हैं, जिसको बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन। तो 3 प्राइम पे हम पॉली ए टेल का ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे 5 पे कर रहे हैं एमजीपीपी का। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। अब आपको कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगी, इनको भी ध्यान से देखिए। जैसे आप ये वाला डायग्राम देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, डीएनए से आरएनए बन गया। क्या लिखा है, प्री एमआरएनए लिखा है। अब जो ये प्री एमआरएनए, इसी को हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया, और ये कहाँ पे बना है, न्यूक्लियस के अंदर। नजर आ रहा है कि न्यूक्लियस है। अब देखिए, ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है। अब बीच में यहाँ पे दोनों सीक्वेंस है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सोन भी है और इंटरॉन भी है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। 5 प्राइम एंड जो है उसकी वहां पे हम करते हैं कैपिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ मॉडिफाइड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एडेड टू द 5 प्राइम एंड।
हम क्या करते हैं, ये जिसका जो 5 प्राइम एंड होता है वहां पे देखो जी मतलब ग्वाइनोसाइन, ट्रिपल पी लिखा है मतलब ट्रायाफॉस्फेट को ऐड करते हैं कहां पे, 5 प्राइम एंड पर करते हैं। अब ये यूटीआर क्या है, 10 वाली इसके ये बता, फुल फॉर्म बता देती हूँ, मीनिंग बाद में बताऊंगी। इसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, और ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, 5 प्राइम पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बीच में क्या दिखाया गया है, ये स्टार्ट कोडोन स्टॉप कोडोन क्या है, ये सारी बातें आपको बाद में बताऊंगी जब हम प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। लेकिन ये समझ लो कि ये सारा प्रोटीन कोडिंग सेगमेंट है, और इसका ये देखिए जो 3 प्राइम एंड है, यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, ए मतलब एडेनाइन को ऐड कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन। तो पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और एडिनाइलेशन का मतलब होता है एडेनाइन को ऐड करना। तो कितने रेसिड्यूज को ऐड करते हैं, 50 से लेके 250। एनसीईआरटी में आई थिंक इसका 100 से लेके 150 डेटा दिया गया है। यहाँ पे इतना लिखा है एनसीईआरटी वाला डेटा, अगर हम देखें, हाँ एनसीईआरटी में लिखा है 200 से लेके 300, यहाँ पे लिखा 50 से 250। हम एडेनाइन की न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं उसके 3 प्राइम पे, तो हम बोलते हैं कि 3 प्राइम पे टेलिंग होती है किसकी, एडेनाइन की, और 5 प्राइम पे होती है कैपिंग। ठीक है, किसकी, ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की। ग्वाइनोसाइन पे कैसा होता है, मिथाइलेटेड होता है। तो यहाँ पे पहली प्रोसेसिंग तो यही वाली होगी, आरएनए प्रोसेसिंग, एडिशन ऑफ 5 प्राइम कैप एंड पॉली ए टेल। तो एंजाइम्स मॉडिफाई द 2 एंड ऑफ यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, क्यों कैपिंग कर रहे हैं, क्यों टेलिंग कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपको तभी मिलेगा जब हम आपका ट्रांसलेशन करेंगे, क्योंकि अभी तो आपको स्टार्ट कोडन और आपको स्टॉप कोडन भी समझ में नहीं आ रहे होंगे कि क्या है। बस ये समझ लो कि हमारे आरएनए का पार्ट है। तो एंजाइम क्या करता है, जो ये प्री एमआरएनए है, यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए है, इनके दोनों एंड को मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफाइड एंड may promote the export of mRNA from the nucleus। ऐसे एक रीजन तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो मॉडिफिकेशन है ये हमें किसके लिए चाहिए होती है, ताकि हम इस mRNA को यहाँ पे न्यूक्लियस से बाहर निकाल सके, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, एंड हेल्प प्रोटेक्ट द mRNA फ्रॉम डिग्रेडेशन। और हमारा जो mRNA है वो डिग्रेड ना हो, अगर डिग्रेड होगा भी तो एंड से ही होगा ना, प्रोटीन वाला पार्ट तो बीच में रह गया, तो एंड वाला ओनली ए वाला जाएगा या फिर जी वाला जाएगा। इसलिए सोचो हमने इतने सारे यहाँ पे रेसिड्यू ऐड किए, 200 से लेके आपके 300 तक। When mRNA reaches the cytoplasm, अब ये देखिए जब mRNA बन जाता है उसके बाद ये कहाँ पे एंटर करता है, साइटोप्लाज्म में। The modified end in conjugation with certain cytoplasmic protein facilitate the ribosome attachment। ये बातें तो बाद में समझ में आएगी आपको, बट जस्ट वही रीड कर देती हूँ। The 5 prime cap and poly A tail are not translated into protein, इसलिए इसको यूटीआर बोलते हैं। यूटीआर होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, मतलब आरएनए का वो पार्ट जो ट्रांसलेट नहीं होता है, जो प्रोटीन नहीं बनाता है। नॉट द रीजन कॉल्ड 5 प्राइम यूटीआर और 3 प्राइम, ये आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे पिंक सेगमेंट ट्रांसक्राइब, मतलब ओनली ये वाला ही ट्रांसक्राइब होता है, ये वाला। हो सकता है अभी समझ में ना आया हो, कोई बात नहीं, बाद में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो अभी हमने पहला तो यही कहा कि वहां पे क्या हो रही है, कैपिंग और टेलिंग हो रही है। कैपिंग हो रही है 5 प्राइम पे, 5 प्राइम पे हमने कैप बना दी। तो ऐसे भी समझ सकते हो आप, लर्न कर सकते हो कि 5 ज्यादा बड़ा है, सर हमारा ऊपर ही आता है, तो सर पे हम टोपी पहनते हैं। तो 5 प्राइम कैप है और 3 प्राइम पे हम क्या करते हैं, टेल, टेल नीचे होती है। अब यहाँ पे देखिए एक्सोन है, इंटरॉन है, एक्सोन है, इंटरॉन है, एक्सोन है। अब हमें किसको कट करना है, अब हमें यहाँ पे इंटरॉन को कट करना है, और एक्सोन को फिर बाद में जोड़ना भी तो है। अगर हम इंटरॉन को कट कर रहे हैं तो एक्सोन एक्सोन तो सारे अलग अलग हो जाएंगे, इनको जोड़ना पड़ेगा हमें। तो जोड़ने के लिए हमें भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहाँ पे दूसरी प्रोसेसिंग क्या हुई है कि हमने यहाँ पे इंटरॉन को कट कर दिया, और बाद में जितने भी एक्सोन थे, एक्सोन क्या होता है, कोडिंग सेगमेंट होता है, बाद में हम इनको जोड़ देते हैं, और एक्सोन ही क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब इस इंटरॉन को कट करने के लिए क्या चाहिए, हमें स्प्लियोसोम चाहिए। तो आप आगे ये वाला डायग्राम देख सकते हो। ये डायग्राम आपको कुछ भी जस्ट ओनली समझने के लिए है, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं दिया है, आपको भी ऐसे पता ही इसके बारे में। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लू कलर वाला देख पा रहे हो, ये है स्प्लियोसोम्स, स्पेलिंग भी देख लो आप। तो स्प्लियोसोम्स के पास क्या होते हैं, बहुत सारे स्मॉल आरएनए होते हैं, ये आते हैं
अब ये देखो, ये रेड वाला ये एक्सोन था, ये भी एक्सोन है, और ये बीच में इंटरॉन था, नजर आ रहा है ये वाला लाइट ऑरेंज कलर का इंटरॉन। तो ये स्प्लियोसोम आता है और देखिए इस पूरे इंटरॉन को कट कर रहा है। कट करने के बाद जो हमारे एक्सोन होते हैं दोनों जुड़ जाते हैं। तो स्प्लियोसोम्स किसकी स्प्लिंसिंग करता है? प्री एमआरएनए की करता है। प्री एमआरएनए को ही बोलते हैं एचएनआरएनए। हेट्रोन्यूक्लियर, हेट्रो मतलब एक्सोन और इंट्रोन, दो डिफरेंट हो गए ना, समझ आ रहा है आपको? तो ये किसका क्वेश्चन है? प्री एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट का। तो ना कई बार क्वेश्चन आता है, वो बोलते हैं कि जब आरएनए मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है यूकैरियोट के अंदर, तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कौन सा बनता है? तो आंसर क्या होगा? जब ट्रांसक्रिप्शन होती है यूकैरियोट के अंदर, तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कौन बनता है? आंसर आता है एचएनआरएनए। पहले ये तो बनता है, ये वाला एमआरएनए तो बाद में बनता है ना। तो यहाँ पे क्या है डायग्राम के शो, हाँ जी एक्सोन इंट्रोन दोनों होते हैं। तो ये डायग्राम के शो करा पोर्शन ऑफ प्री एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट विद इंटरॉन पिंक कलर, ऐसे पिंक लग नहीं रहा बट आप एज्यूम कर लो, फ्लैंक्ड बाय 2 एक्सोन, इसके आसपास इधर उधर कौन है? एक्सोन है। स्मॉल आरएनए विद इन द स्प्लियोसोम्स, ये आपको ये नजर आ रहे हैं स्मॉल आरएनए, और ये किसके अंदर है? स्प्लियोसोम्स के अंदर। बेस पेयर विद द न्यूक्लियोटाइड specific site along with the intron. Next, spliosomes catalyze cutting of pre-mRNA and splicing together of the exon, releasing the intron by the rapid degradation. बाद में इसका degradation हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ आ गई होगी जहां तक मेरा ख्याल है, और हमारा ऐसे ना ये खत्म हो गया। चलो अब इसको भी पढ़ ही लेते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं चलो, मेरा ये था कि आज मैं ना ट्रांसक्रिप्शन वाला पोर्शन खत्म कर लूँ, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में तो बहुत टाइम लगेगा अभी। उसमें तो पहले हमें कोडोन समझने पड़ेंगे, प्रोटीन कौन कौन से कोडोन कोड करते हैं अमाइनो एसिड को, तो उसमें तो काफी टाइम लगेगा अभी। तो आरएनए प्रोसेसिंग का मतलब है आरएनए स्प्लिसिंग। आरएनए स्प्लिसिंग भी है और वो भी है, पीछे हमने क्या किया था? कैपिंग और टेलिंग की। तो आरएनए मॉलिक्यूल शो हियर कोड फॉर द बीटा ग्लोबिन। अच्छा, बीटा ग्लोबिन की चेन दिखाई है। बीटा ग्लोबिन किसकी होती है? हीमोग्लोबिन की। वन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड ऑफ द हीमोग्लोबिन। द नंबर अंडर द आरएनए रेफर टू कोडोन। बीटा ग्लोबिन इज 146 अमीनो एसिड। अब बीटा ग्लोबिन इसको छोड़ दो, ये तो ज्यादा यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया इन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम बना है, करना हमें यही वाला है, जस्ट समझने के लिए था। क्लियर हो गया? असीम था आपको? यस मैम। स्प्लियोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले जस्ट ये वाला है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी मतलब इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया था, फिर एनसीईआरटी का एज इट इज पैराग्राफ पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक तो हमने कर ही लिया था अभी। अब यहाँ पे क्या लिखा है? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कौन है? HNRNA contain both exon and intron and are non-functional। ये क्या होता है? HNRNA नॉन फंक्शनल है, वो काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? इंटरॉन्स है। तो हेंस इंटरॉन हैव टू बी रिमूव। अब इंटरॉन को रिमूव करना है, तो यहाँ पे कुछ क्या होती है? आरएनए के अंदर प्रोसेसिंग होती है। सबसे पहले क्या होता है? स्प्लिंसिंग। स्प्लिंसिंग में क्या आता है? फ्रॉम HNRNA इंटरॉन्स आर रिमूव, किसकी हेल्प से? बाय स्प्लियोसोम्स। और एक्सोन को क्या करते हैं? स्प्लाइस मतलब ज्वाइन कर देते हैं। तो स्प्लिंसिंग का मतलब है कट करना, और स्प्लाइस का मतलब है ज्वाइन करना। सॉरी, स्प्लिंसिंग, स्प्लिंसिंग का मतलब सॉरी ज्वाइन करना ही है, लेकिन एक्सोन को ज्वाइन करना और इंटरॉन को रिमूव करना। कैपिंग में क्या करते हैं? हम न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं। कौन सा? NGPP था वहां पे लिखा हुआ, मिथाइल ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या पहनाते हैं? कहां पे? 5 प्राइम। किसके एंड पे? HNRNA। लास्ट में आता है टेलिंग, जिसको बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन, जहां पे हम क्या करते हैं? एडिनाइलेट मतलब एडेनाइन के रेसिड्यू कितने होते हैं? 200 से 300 ऐड करते हैं 3 प्राइम एंड पे, एंड इट इज द फुली प्रोसेस्ड HNRNA, जिसको आप बोल देते हैं mRNA, मतलब मैसेंजर बोलो या फिर मैच्योर आरएनए बोलो। अब एक चीज और, जब
आरएनए एडेनाइन ऐड होता है ना वहां पे, तो वो होता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में होता है। आप बताओ, जब ये यहाँ पर पॉली ऐड हो रहा है तो क्या ये टेम्पलेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है? बाहर आने के बाद ही करेगा। हाँ तो वही तो टेम्पलेट हम नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट मैनर में हो गया ना, डिपेंडेंट मैनर में तो एमआरएनए बना, तो यहाँ पे जितना भी एडेनिन ऐड हो रहा है ये कैसे हो रहा है? इंडिपेंडेंट मैनर में हो रहा है। मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखी गई है। अब एनसीईआरटी में ना ये पूरा पैराग्राफ बना हुआ है, अब मैं जल्दी से एक बार इसको पढ़ लेती हूँ, बस इतना सा क्वेश्चन ही है। तो क्या है, देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस। ये भी ध्यान रखना, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आरएनए पॉलीमरेज। इन एडिशन टू द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेली, देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। जो हमारे पास यूकैरियोट सेल होते हैं उसमें प्रॉपर डिवीजन होता ही है। द आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब आरआरएनए, कौन कौन से? 28S, 18S, 5.8S। आरएनए पॉलीमरेज 2 किसको करता है? 3 किसको करता है? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दी टीआरएनए, और साथ में ये इंपॉर्टेंट है 5S आरआरएनए, और साथ में एसएनआरएनए को भी करता है, इसको बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 करता है, किसका प्रीकर्सर है? ट्रांसक्राइब। अब देखो प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोल रहा है? आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। तो एमआरएनए का प्रीकर्सर कौन है? एचएनआरएनए है ना, तो एचएनआरएनए को कौन बना रहा है? 2 बना रहा है। इस एचएनआरएनए से हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए से बनता है एमआरएनए। तो पहली कॉम्प्लेक्सिटी तो ये वाली आ गई थी। अब सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है यूकैरियोट के अंदर? जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है उसके पास दोनों होते हैं, एक्सोन और इंटरॉन, जो क्या होता है? नॉन फंक्शनल होता है। तो प्लीज ध्यान रखना, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एचएनआरएनए है जो आपका नॉन फंक्शनल होता है। सो हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लिंसिंग। हम क्या करते हैं? स्प्लिंसिंग करते हैं, जहां पे इंटरॉन को रिमूव किया जाता है और एक्सोन को ज्वाइन किया जाता है इन अ डिफाइंड ऑर्डर। तो एचएनआरएनए अंडरगो 2 एडिशनल प्रोसेसिंग, जिसको बोलते हैं कैपिंग और टेलिंग। इन कैपिंग क्या करते हैं? अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, क्या नाम है? मिथाइल गुआइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ द एचएनआरएनए। इन टेलिंग एडिनाइलेट रेसिड्यू कितने करते हैं? 200 से लेके 300। कहां पे ऐड करते हैं? 3 प्राइम एंड पे इनर्ट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है? टेम्पलेट independent manner. So it is a fully processed HNRNA, now called mRNA, that is transported out of the nucleus for the translation. अब वो easily ट्रांसपोर्ट कर जाएगा न्यूक्लियस से कहां पे? साइटोप्लाज्म में। किसके लिए? ट्रांसलेशन के लिए। ये वाला डायग्राम कहां गया हमारा? वो पीछे है, ये वाला। जब ये एमआरएनए बन गया, अभी मैच्योर हो गया है, अभी इजीली न्यूक्लियर कोर से कहां पे आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में आ जाएगा ट्रांसलेशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ओनली लास्ट पोर्शन, जो ऐसे मैंने कल करवाया था, बट मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी कि वो आपको कल समझ में आएगा, आज समझ में नहीं आएगा। नहीं, आज ही करवाना है। सिस्टोन किया तो है कल, जस्ट ओनली रीड ही तो करना है इसको। तो कल हमने कहा था सिस्टोन क्या होता है। तो सिस्टोन क्या होता है? सेगमेंट होता है डीएनए का जो कोड करता है पॉलीपेप्टाइड को। तुम किसकी बात कर रहे हो? स्ट्रक्चर जीन की बात कर रहे हैं ना, वही तो ट्रांसक्राइब होती है। तो ये कह रहा है कि जो स्ट्रक्चर जीन है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर, वो 2 टाइप की होती है। एक होता है मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन, जिसको स्प्लिट जीन बोलते हैं, और दूसरा होता है पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन, जो हमें प्रोकैरियोट के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रक्चर जीन है इन प्रोकैरियोट, उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। प्रोकैरियोट में होता है जहां पर कोई भी स्प्लिट जीन्स नहीं होती। अब समझ आ रहा है ये स्प्लिट जीन्स का मतलब क्या है? कि यहाँ पर इंटरॉन्स नहीं होते हैं, बस एक्सोन ही एक्सोन है। तो पी से पॉली और पी से ही प्रोकैरियोट। मोनोसिस्टोनिक को बोलते हैं स्प्लिट जीन्स। ये हमें किसमें देखने को मिलती है? यूकैरियोट में। अब यहाँ पे क्या लिखा है? जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, कोडिंग सीक्वेंस को ही बोलते हैं एक्सोन, और इसी को बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस।
आर इंटरप्टेड बाय इंटरॉन, जिनको बोलते हैं इंटरवेनिंग सीक्वेंस। अब लाइन समझ आ रही है? कल किया था ना हमने, मैंने कहा था बाद में कल समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें लिखी है, बस ये लास्ट पैराग्राफ है, ओनली लास्ट। इन यूकैरियोट मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स have interrupted coding sequence, the gene in eukaryote are split, मतलब वहां पे split genes present होती है। तो ये जो कोडिंग सीक्वेंस है इसको एक्सप्रेस सीक्वेंस बोलते हैं और इसी को बोलते हैं एक्सोन। एक्सोन आर सेड टू बी दो सीक्वेंस जो हमें कहां पे अपीयर होता है, मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए के अंदर। एक्सोन आर इंटरप्टेड बाय इंटरॉन। इंटरॉन को क्या बोलते हैं, इंटरवेनिंग सीक्वेंस, डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और द प्रोसेस्ड आरएनए। ये हमें मैच्योर आरएनए के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, ये हमें किसमें देखने को मिलते हैं, एचएनआरएनए के अंदर। द स्प्लिट जीन्स अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डेफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म ऑफ अ डीएनए सेगमेंट। ठीक है जी। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, बस इतना ही करवाना था, समझ आ गया आपको? तो sometimes regulatory sequences are loosely defined as a regulatory gene even though these sequences do not code for the protein they। ये लाइनें आपको आगे लैब ऑपरेशन में आपको बताऊंगी। अभी बताइए सिंता, समझ आ गया? ट्रांसक्रिप्शन Yes, ma'am. Yes, ma'am. की कोई भी डाउट है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कुछ भी कंफ्यूजन हो? No, ma'am. ठीक है, अभी यहाँ पे बुक में भी देख लेते हैं, क्या पता चार्ट चुट बनाए हैं। इतना फोकस नहीं होगा, देखो पढ़ना पड़ेगा। ऐसे हो गया है। चलो ठीक है, सिंता कुछ पूछना है आपको? असीमता को डाउट है No, आप? ma'am. चलो ठीक है, फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो बाकी चीज फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम ट्रांसलेशन के बारे में तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्रांसलेशन से पहले, जब प्रोटीन सिंथेसिस से पहले ना बहुत सारी चीजें आती हैं। अभी तो आपको कोडोन पता होनी चाहिए, जेनेटिक कोड पता होना चाहिए, तब कहीं जाके हम ट्रांसलेशन पर आ पाएंगे। जो हमने आपके आरएनए के टाइप्स किए हैं उनके फंक्शन पता होने चाहिए, उनका स्ट्रक्चर आना चाहिए, तब कहीं जाके हम कर पाएंगे इस ट्रांसलेशन को। तो अभी मतलब मुझे लगता है 2 दिन बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, लेकिन ट्रांसलेशन को समझने से पहले जो जो मशीनरी यूज होती है वो हमें समझनी है। तो ठीक है सिंधा, फिर मैं आपका सेशन एंड कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है